हेलो एवरीवन, मैं नील हूं और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार का सेकेंड पार्ट। तो चलिए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे तथ्यों को आपके सामने पेश करने वाला हूं जो कि लास्ट क्लास में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे। तो उस चीज़ को हम लोग आज देखते हैं। सबसे पहले तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया जितने भी थे हमारे बिहार में टोटल 13 है, जिसमें हमारा नेशनल पार्क है। सिर्फ एक नेशनल पार्क हमारे बिहार में है, वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। आप देख सकते हो वो हमारा पश्चिमी चंपारण के एरिया में है। और बचे 12 हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर से हम लोग रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि हमारे बिहार में टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितने हैं वो है 13। और उसमें देखा जाए नेशनल पार्क कितने हैं तो सिर्फ एक, और वो भी नेशनल पार्क हमारा कहाँ है तो पश्चिमी चंपारण में है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य है उससे संबंधित जिला और उसका स्थापना वर्ष उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं सबको यहाँ पर कवर अप करता हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। टिक लगाने के से क्या होगा कि आपको पता रहेगा या तो वो प्रीवियस में पूछा हुआ रहेगा, और अगर प्रीवियस से पूछा हुआ नहीं गया है तो हम लोग इसको याद कर लें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए। तो देखो, सबसे पहला हमारा है वो है भीम बांध अभ्यारण्य। भीम बांध अभ्यारण्य हमारा कहाँ स्थित है तो वो मुंगेर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1976 में। नेक्स्ट है गोगाबिल पक्षी विहार, देख सकते हो ये कटिहार में है। देखो, भीम बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा है, और वो भी डिस्प्यूटेड एरिया में है। कौन सा? वेस्ट बंगाल का जो डिस्प्यूटेड एरिया है। एक्चुअली डिस्प्यूटेड कहने का अर्थ क्या हुआ कि कटिहार का जो यह वाला प्रांत आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिएगा मैप में, यह प्रांत को वेस्ट बंगाल बोलता है कि ये हमारा है, बल्कि देखा जाए तो वो बिहार का ही प्रांत है, लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूटेड है। अब आप ये बोलिएगा कि सर ये डिस्प्यूटेड कैसे हो सकता है जबकि हम इंडिया में ही रहते हैं। तो देखो, इंडिया में कंडीशन ये है कि जो बिहार का मैप है, बिहार की जो मतलब इसका जो एरिया होगा वो एक निश्चित है। लेकिन अगर इसी एरिया में कोई बगल का जो राज्य है वो बोल रहे हैं कि ये पार्ट मेरा है, तो इसमें कहीं ना कहीं से डिस्प्यूट होने का, विवाद होने का बन जाता है कंडीशन। तो ये जो गोगाबिल पक्षी विहार है ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया में आता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखिए। गुड इवनिंग खुशबू। तो गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये गया में स्थित है। और एकदम इस चीज को क्यों याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए याद रखिएगा क्योंकि गौतम बुद्ध हमारे रिलेटेड है कहाँ से तो गया से रिलेटेड है। आप देख सकते हो ये हमारा गया का प्रांत है, और ये जो नीचे का आप एरिया देख रहे हो जो कि हमारा सटता है किससे तो झारखंड से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। हाँ सर, मैं निकी कह रही हैं कि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज के कंटेंट में थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। क्यों एक्सटेंडेड है? क्योंकि यूट्यूब पे स्ट्रीम नहीं हो सकी थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैमूर वन जीव अभ्यारण्य। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य कैमूर में है, कांवड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। नेक्स्ट है हमारा नकटी डैम वन जीव अभ्यारण्य, ये जमुई में है 1987 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक चीज बता देता हूँ, ये नकटी डैम वन जीव अभ्यारण्य और नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य ये दोनों आसपास में ही है। आसपास में कहने का अर्थ है ये दोनों सटा हुआ है एक दूसरे से, इसीलिए दोनों का दोनों 87 में ही हुआ था। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ के रखना है कि जमुई में है ये। नेक्स्ट है उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य, ये पश्चिम चंपारण है। देखो, पश्चिम चंपारण का जो भी रहेगा वो उसको इंपॉर्टेंट मानिएगा, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बिहार के लिए। तो उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये इसको समझो तो ये VVI है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों का दोनों VVI है हमारा। और ये दोनों स्थित हमारा कहाँ तो पश्चिम चंपारण में। ये वाला याद रखिए क्योंकि हम लोग इसी एरिया के रहने वाले हैं। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, 1989 में इसकी हुई थी स्थापना। पंत जीव अभ्यारण्य नालंदा में है, 1978। ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि बिहार की जो राजकीय जल जीव है वो है हमारी डॉल्फिन। तो डॉल्फिन का जहाँ जहाँ भी नाम आएगा उससे रिलेटेड जो भी आपको जल जीव अभ्यारण्य हो, चाहे उसका मेडिकेशन सेंटर हो जो कि पटना में स्टेब्लिश्ड है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग समझते रहेंगे, जहाँ पे डॉल्फिन पर साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं। एक्सपेरिमेंट किस रूप में? क्योंकि वो उसके समझो तो कहीं ना कहीं से उसके जो प्रजाति है विलोपित नहीं हो जाए बिहार में, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, दवा हुआ टाइम पे देते रहते हैं।
और ये एक्चुअली कहाँ पे होता है, तो हमारे पटना में होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य, देख सकते हो ये हमारा दरभंगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट दरभंगा डिस्ट्रिक्ट देख रहे हो, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा ये एस्टेब्लिश्ड है कुशेश्वर स्थान जीव अभ्यारण्य। 1994 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। प्रतिभा गुड इवनिंग। नेक्स्ट है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये वैशाली जिला में और मात्र 2 किलोमीटर में यह वन जीव अभ्यारण्य है और बहुत ही प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड यहाँ भी आती हैं हमारे बिहार में। तो ये सब इंपॉर्टेंट हमारे वन जीव अभ्यारण्य थे। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, और हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड को भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा सबसे पहला है भीमबंध जीव अभ्यारण्य। भीमबंध जीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। भीमबंध वन जीव अभ्यारण्य मुंगेर से 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अभ्यारण्य मुंगेर जिले से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस अभ्यारण्य की जमुई रेलवे से स्टेशन से दूरी 20 किलोमीटर तथा पटना हवाई अड्डे से 200 किलोमीटर है। आप देख सकते हो, मैंने इस चीज़ को ऑलरेडी पहले वाली क्लास में बताया था आपको कि भीमबंध जो हमारा जीव अभ्यारण्य है, इसका नाम भीमबंध इसलिए पड़ा था क्योंकि पांडव में से एक जो थे भीम हमारे, वो यहाँ पर आकर के बांध का निर्माण किए थे। क्योंकि बांध का निर्माण इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि वो चाहते थे कि पानी कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड वे में इस एरिया से बहे, तो इसलिए उन्होंने भीम ने, आप यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया हुआ है कि भीम ने यहाँ पर बांध बनवाया था, और इसी कारण से इसको भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बैम्बू टावर्स भी है। जो लोग यहाँ पर घूमने वगैरह जाते हैं उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत सैर सपाटा का भी माहौल मिल जाता है। यह जंगल प्रसिद्ध खड़गपुर पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये खड़गपुर जो हिल रेंज है वहाँ पे स्थित है। उसके साथ साथ जो गंगा नदी के दक्षिण में है, ध्यान रखना है इसको, गंगा नदी के किस एरिया में है, तो दक्षिण एरिया में है। और यह चारों ओर से घनी आबादी के साथ गैर वन क्षेत्रों से घिरा हुआ है। मतलब कि जो हमारा भीमबंध अभ्यारण्य है उसके सब तरफ से आप देखोगे तो लोग भी रहते हैं, पीपल भी, लोग यहाँ पर अपना घर वगैरह बना के रहते हैं। और साथ साथ में देखा जाए कि गंगा नदी के किस तरफ में है, ये दक्षिण की तरफ में। तो ये गंगा हमारी बीच बिहार से बहती है, ऊपर में हमारा नॉर्थ है और नीचे हमारा साउथ है, तो ये सदर्न पार्ट में हमारे बिहार के। उसके साथ में ये चीज़ कहा गया है कि इन वनों की वनस्पति बहुत घनी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो वनस्पति है, मतलब कि इसको जो बायोडाइवर्सिफाई करके रखा गया है, तो यहाँ पे पेड़ वगैरह की कटनी रेगुलर नहीं होती है, तो ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है हमारा, बहुत ही घना है। तो डेंस होने के कारण कहीं ना कहीं से जैव विविधता के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है बिहार में, और यहाँ की पारिस्थितिकी भी को भी कहीं ना कहीं से ये कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ जैसे कि साल, केंदू और जो भी इंपॉर्टेंट पेड़ होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो केंदू का पत्ता होता है इसका इस्तेमाल अगर आप लोग पानी पूरी वगैरह खाने जाते होंगे तो वहाँ पे जो केंदू का ही पत्ता इस्तेमाल किया जाता है पानी पूरी को परोसने के लिए। साथ में आपको बता दें, पुराने ज़माने में जो 90s के बच्चे होंगे उनको ये चीज़ पता होगा कि जो हमारे घर के आसपास में शादी वगैरह होती थी तो उसमें आज ना थर्मोकॉल का मतलब प्रचलन बढ़ गया है बर्तनों का, लेकिन पहले ज़माने में वही केंदू का पत्ता ही इस्तेमाल किया जाता था और बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही प्योर होता था। जैसे कि केला का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है हमारे साउथ इंडिया में। आप वहाँ मेटल के भी बर्तन में खाते हैं तो वहाँ पे जो घर की मम्मी वगैरह होती हैं वो केला का पत्ता पे ही, मेटल के बर्तन में केला का पत्ता उसके ऊपर जी खाना सर, परोसती हैं। जी। तो वैसे ही केंदू का हेलो। पत्ता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं से बिहार में, जस्ट बिकॉज कि ये हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, हमारे पुराने जो ट्रेडिशंस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे अभ्यारण्य में क्या कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जितने फोटोज हैं ये हमारे अभ्यारण्य के ही फोटो है। अगर जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए हैं तो वो लोग फोटो खींच करके अपलोड करते हैं, तो मैंने उसी को यहाँ पे कवर किया। तो इस अभ्यारण्य में देखा जाए तो बाघ, चीता, स्लॉथ बियर, नीलगाय, सांभ, बाकिंग डियर, बंदर, वन्य भालू, 4 सिंग वाले एंटीलोप पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे शेर तक, इवन कि आप देख शेर नहीं बाघ तक यहाँ पर पाए जाते हैं, और चीता वगैरह भी, लियोपार्ड वगैरह भी यहाँ पर आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिल जाएगा। और इस अभ्यारण्य के पास बहुत सारे पर्यटन स्थल भी है, जिसमें ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, हा पंच कुमारी, साथ में रामेश्वर कुंड और खड़गपुर झील भी शामिल है। बीच क्लास में मत बोलिए, अगर कुछ है तो आप लिख सकते हैं, बीच क्लास में कोई मत बोलिए, ठीक है, प्लीज़ समझिएगा बच्चों आप लोग। मोहन कुमार प्रणाम, आपको भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो म्यूट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप भविष्य में बोल भी नहीं पाइएगा क्लासरूम में। वैसे मैं देख लेता हूँ। मोहन जी आपका माइक ऑन है, प्लीज़ उसको डिसेबल कीजिए प्लीज़। ओके नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं। आप यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी 5 में देखिएगा, यहाँ आपको
पानी में, आप पानी में ही देख सकते हो, यहाँ पे मछलियाँ वगैरह जो चलती रहती हैं वो भी आपको फ्रिक्वेंटली दिख जाएंगे। और बायोवर्ड ये डेंस फॉरेस्ट है, इसका यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पे लंबे लंबे जो आपको सड़क दिखेंगी उसके दोनों तरफ से पेड़ लगे हुए हैं। साथ में बायोडाइवर्सिटी 5 में ये और भी अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पत्थरों के साथ साथ पानी का भी आपको अच्छा से नज़ारा देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे बिहार के डाइवर्सिटी के लिए एक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य हमारा जो स्थित है, यह अभ्यारण्य कटिहार से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये लगभग 217.99 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके को 21 मार्च 1990 में सरकार के द्वारा निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और यह वर्ष 2000 तक निषिद्ध क्षेत्र रहा। यह आर्द्र भूमि तरह तरह के जलीय जीवन और वनस्पति से भरपूर है तथा यह प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन आवास का कार्य होता है। देखो, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली बात कि जो गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ की एक बहुत बड़ी फीचर क्या है कि ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ। आप देख सकते हो 217.99 वर्ग किलोमीटर, तो ये बहुत बड़ा एरिया है हमारा। और इस एरिया को 21 मार्च 1990 में एक प्रोटेक्टेड कर दिया गया था कि यहाँ पर किसी प्रकार से बाहर से लोग नहीं आकर के शिकार वगैरह कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड, मतलब ऐसे चिड़िया जो कि अन्य कंट्रियों से, साइबेरिया से, साथ साथ में हमारे मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, मिडिल एशिया से, वहाँ से उड़ कर आते हैं। किस चीज़ के लिए? तो अपने प्रजनन करने के लिए। और यहाँ पर एक और चीज़ देखा गया है यहाँ पर एक और चीज़ देखा गया है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट लाइन होल्ड कीजिएगा। एक मिनट बच्चों, आप लोग रुकना लाइन पे। ओके, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही थी बीच में। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाँ, गोगाबिल बर्ड सेंचुरी के बारे में कुछ और फीचर्स थोड़ा सा हम लोग बच्चों देखते हैं। देखो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो हमारे सामने में आपने बर्ड देखा है, ये वाला बर्ड, ये एक्चुअली माइग्रेट करके दूसरे कंट्री से आता है। और दूसरे कंट्री से कैसे माइग्रेट करके आता है, इसको समझिएगा। देखो, सबसे पहले ये बर्ड्स जो होते हैं, ये उनके एरिया में, जैसे जो साइबेरियन है बर्ड्स, उनके एरिया में इस जाड़े के टाइम में टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा गिर जाता है और यही टाइम इनके प्रजनन का होता है। इसीलिए ये लोग मैक्सिमम अपने कंट्री को छोड़ करके हिंदुस्तान चले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है उनके कंट्री के बनस्पत में कहीं ना कहीं से कम रहता है। ठीक है, तो और साथ साथ में गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य में ये भी चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ के जो लोग होते हैं, जो जनजाति यहाँ पे निवास करती है, वो यहाँ के जो पुरानी जो भी मतलब कंडीशंस होती हैं किस चीज़ की, तो प्रोटेक्शन की, उसको वो लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं। देखो, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप अगर यहाँ पे घूमने जाइएगा ना, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो भी बिहार में बनवाया गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे 2 कंट्री का है, एक जापान और दूसरा चाइना। उसमें जापान सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, क्योंकि जापान में संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ही चलता है और चाइना में बोधि धर्म का पूजा किया जाता है। तो मेन जो बौद्ध है, बुद्ध की जो प्रतिमा है, वो जितने भी बिहार में बनवाई गई है उसमें मैक्सिमम जापान के द्वारा बनाई गई है। तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाइएगा तो आपको इस प्रकार का फोटो वहाँ पर बाजाप्ता मिल जाएगा। साथ साथ में यहाँ पे कहा गया है, ध्यान देखिएगा, वो कि गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट एंड कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड स्टेट इन
सेंट्रल इंडिया। ये कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के गया जिले में और पूर्व मध्य भारत के झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित एक वन जीव अभ्यारण्य। देखो मैं एक बात बताता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न क्या था कि जो हमारा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या आया मैं आपको बताता हूँ। कुछ बच्चे बोले कि यह जो सिचुएटेड है ये हमारा झारखंड में है, कुछ ने कहा कि बिहार में है। तो ये गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बता देता हूँ कि 40% बिहार में है और 60% हमारा झारखंड में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। द रिफ्यूजीज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1976 एंड कवर्स एन एरिया ऑफ 259 किलोमीटर। Prior to becoming a wildlife refuge, the area was a private hunting reserve. देखो पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता है कि इसको मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में 1976 में लाया गया था और ये 259 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। बहुत लंबा बड़ा सा एरिया है और इस वन्य जीव को शरण स्थल बनाने में मतलब प्रोटेक्टेड एरिया बनाने में जो योगदान रहा है वो कहीं ना कहीं से 1976 के बाद हुई है। और उससे पहले मतलब 1976 से पहले मतलब 75 के टाइम तक देखा जाए तो यहाँ पर शिकार किया जाता था और वो भी निजी शिकार था। मतलब कि वहाँ प्रोटेक्ट जो उन लोगों का उस वहाँ पे आसपास में एरिया था, साथ में उनका जो घर वगैरह था, तो वो लोग उस एरिया में जाकर के क्या करते थे तो शिकार किया कर सकते थे। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर कभी डाइवर्सिटी है देखा जाए से। और ये बहुत गौतम बुद्ध वन पक्षी अभ्यारण्य का ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हो। हर जगह जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट का ऑफिस भी रहता है जहाँ पे लोग सरकारी कर्मचारी वगैरह काम वगैरह किया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप देख सकते हो ये है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में समझिएगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर भभुआ एंड इट इज लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ द स्टेट, स्प्रेड ओवर 1342 किलोमीटर्स एंड ऑल्सो हैव सम वाटरफॉल्स एंड लेक। देखो कहा जाता है कि ये कैमूर जिला में, सबसे पहली बात ये कैमूर जो कि भभुआ के पास में है वहाँ पर स्थित है और ये पता चले तो बिहार राज्य का सबसे बड़ा जीव अभ्यारण्य है और 1342 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे झरना भी है, झील वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ट्रेवल्स विल बी एबल टू स्पॉट मेनी एनिमल्स लाइक टाइगर्स, लियोपार्ड, बोर्स, सांभर डियर, चीतल, नीलगिरी एंड इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 70 एंशिएंट रेसिडेंट बर्ड्स। और यहाँ पे देखा जाए तो आपको अन्य जीव जैसे कि तेंदुआ, बाघ, जंगली सुअर, सांभर, चीतल, चौसिंगा, नीलगाय इत्यादि देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में बहुत बड़ी बात कि यहाँ पे 70 प्रजाति के आपको निवासी प्रवासी पक्षी और निवासी पक्षी मिल जाएंगे आपको। मतलब कि यहाँ पे बर्ड्स भी आपको बहुत अच्छे विभिन्न प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। Fish are found in Kalidha and Anupam lakes. The main animal found in this wildlife sanctuary includes tiger, leopard, wild boar, bear, sambar deer, चीतल, चौसिंगा एंड नीलगिरी। देखो इस चीज़ को ही यही चीज़ बार बार 2 बार आ गया है यहाँ पे। और एक बात यहाँ पर एक मेंशन किया गया है कि यह संख्या प्रवासी मौसम में यानी सर्दियों के दौरान बढ़ जाती है जब यहाँ मध्य एशिया क्षेत्र से पक्षियों का प्रवेश होता है। तो आप देख सकते हो, बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि कैमूर वन जीव अभ्यारण्य देखा जाए तो 1342 किलोमीटर का होने के साथ साथ बिहार में सबसे बड़ा है और साथ साथ में यहाँ पे 70 विभिन्न प्रकार के बर्ड्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ ये जो एरिया है मैक्सिमम यहाँ पे जो प्रवास होता है वो प्रवास किस चीज़ का होता है तो माइग्रेटरी बर्ड का होता है, जो कि कहाँ से आती है हमारे सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया से आती हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। आप देख सकते हो ये नागी नकटी डैम के पास में है, इसको भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ऑल्दो यद्यपि नागी डैम एंड नकटी डैम आर 2 डिफरेंट सेंचुरीज। ध्यान रखिएगा नागी डैम और नकटी डैम 2 अलग अलग सेंचुरी में बहता है, बट ड्यू टू देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी दे आर कंसिडर्ड द सेम। और ये दोनों आसपास में है ना, इसीलिए लोग इसको ना मतलब एक ही मानते हैं। द नागी नकटी बर्ड सेंचुरी इज द होम ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ एंडेमिक एंड माइग्रेटरी बर्ड। देखो ऐसे यहाँ पर बर्ड्स आते हैं जिनका मतलब समझो तो वो बहुत कम बचे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत कम मतलब कहने का अर्थ कि बहुत सारे ऐसे बर्ड हमारे इंडिया में हैं जिनका कि अब ख़त्म हो गए हैं। वो पहले बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, अब ख़त्म हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे बिहार की जो राजकीय बर्ड है जिसको गौरैया कहा जाता है, अब वो आपको बिहार में बहुत कम देखने के लिए मिलेगी और समझिए तो नहीं ही देखने के लिए मिलेगी। आज से 15-20 साल पहले देखा जाए तो ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। तो अगर अपने आसपास में गौरैया कभी देखे होंगे तो मुझे बताइएगा। वैसे ये चांसेस बहुत कम बनता है कि आपको गौरैया दिखे, लेकिन बहुत कम ही दिखती है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड जो कि यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, द आर्कटिक सर्किल, रसिया एंड नदर्न चाइनिया
चाइना कम हेयर ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के सामने जो मतलब जो हमारे यहाँ का सरहद का टाइम होता है, तो यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक, रूस और उत्तरी चीन से बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे चली आती हैं। किस चीज़ के लिए? तो बस सिंपल अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए। मोर देन 136 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैव बीन साइटेड इन दिस सेंचुरी। लोग यहाँ पर जो देखने जाते हैं उनको 136 स्पीसीज बर्ड्स के विभिन्न देखने को मिले हैं। द होल एरिया हैज इरप्टेड ड्यू टू द बज ऑफ दोज ट्वीट। टुडे इट्स फेम इज नॉट ओनली इन बिहार। ध्यान रखिएगा, आज जो आप देख रहे हो इस बर्ड को, वो आज का नहीं है, बल्कि देखा जाए बट दिस प्लेस हैज बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर बर्ड्स लवर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ बिहार के ही लोग यहाँ पर नागिनक्टी बर्ड सेंचुरी में चिड़ियाँ देखने नहीं जाते हैं, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर बर्ड देखने जाते हैं। जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो देखने जाते हैं। तो ये देख सकते हो, ये जो फोटो है वो नागिनक्टी डैम का ही है। नेक्स्ट है हमारा मेजर हैबिटेट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन बिहार। जो इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स के हैबिटेट है, मतलब जो उनका प्रमुख वास स्थल है, मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मौसम यहाँ पर का मौसम कर रहा हूँ, यहाँ का माहौल है कि बर्ड्स वगैरह जो भी होते हैं, वाटर बर्ड्स जितने भी होते हैं, वो बड़ी ही फ्रिक्वेंटली आपको जो भी झील वगैरह होता है, पानी का तालाब होता है, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप ब्लैक बर्ड्स को भी देख सकते हो, बड़े बड़े बर्ड्स हैं जो ब्लैक कलर की हैं। फिर साथ साथ में ये सब बर्ड इंडियन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये सब माइग्रेट होकर के यहाँ आते हैं। बहुत लंबा लंबा ये लोग उड़ान उड़ते हैं। सोचो मिडिल एशिया से उड़ कर आना बहुत लंबा सा जगह होता है। Many other migratory and native birds species including the Siberian camp here during the winter season। साइबेरिया के साथ साथ में बहुत सारे अन्य प्रवासी और देसी पक्षी जाड़ा के मौसम में यहाँ पर डेरा डालते हैं। और जनरली द अराइवल ऑफ गेस्ट बर्ड स्टार्ट्स इन नवंबर एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू टिल द मंथ ऑफ अप्रैल। और जो भी माइग्रेटरी बर्ड होते हैं जो दूसरे कंट्री से आते हैं, वो नवंबर के टाइम में यहाँ पे आने लगते हैं और वो अप्रैल के टाइम तक यहाँ रहते हैं, और अप्रैल में उनका धीरे धीरे यहाँ से प्रवास खत्म होता है, वो फिर से दोबारा अपने कंट्री में चले जाते हैं। एज द विंटर प्रोग्रेस सो डज देयर नंबर। और जैसे जैसे विंटर बढ़ता है तो उनकी संख्याएं बढ़ जाती है, और जैसे जैसे समर आने लगता है, मतलब कि विंटर जाड़ा का मौसम शुरू होगा, तो उनकी जनसंख्याएं बढ़ जाएंगी, और जैसे जैसे गर्मी का टाइम आएगा उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घट जाती है। ऑन 25 फरवरी 1984, 25 फरवरी 1984 को सरकार ने नागिनक्टी डैम को नागिनक्टी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्वीकृति दे दी। देखो ये बहुत ही पहले हुआ, अभी की बात नहीं है। 20 ईयर्स, मोर देन 20 ईयर्स क्रॉस कर चुके, 25 ईयर्स से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। और नागिनक्टी डैम को सरकार ने 25 फरवरी 1984 को स्वीकृति दी कि अब यह डैम नहीं बल्कि यह पक्षी अभ्यारण्य के रूप में बिहार में जाना जाएगा। और ये देखा जाए तो 521 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र है। गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड एन आइलैंड। देखो सरकार इस चीज़ पर अभी सोच विचार कर रही है कि इस एरिया में नागिनक्टी मतलब डैम है, इस एरिया में वो लोग टापू बनाएगी। टापू कहाँ बनाएगी? तो देखो बहुत बड़े बड़े आप देखने जाओगे इस एरिया में, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े एरिया में आपको पानी का छोटा छोटा जलाशय वगैरह मिलेगा, तो उसमें वो लोग छोटे छोटे टापू बना देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी मतलब जो पर्यटक वगैरह होते हैं, देखो अब उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड सेवरल आइलैंड इन द रिजर्वायर फॉर टूरिस्ट एंड माइग्रेटरी बर्ड। देखो सबसे पहला मकसद क्या है कि जो टूरिस्ट हैं वो भी जाके इस टापू पर बर्ड व्यूइंग कर सके, साथ में जो बर्ड्स दूसरे कंट्री से हिंदुस्तान आते हैं वो सब भी इस टापू वगैरह पे जाके रह सके। तो जमुई फॉरेस्ट डिवीजन हैज प्लांट्स साइकामोर एंड जामुन ट्रीज ऑन द आइलैंड, द फ्रूट्स ऑफ विच दे विल यूज एज फूड। और देखो बहुत बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि जो जमुई का वन प्रमंडल है उसने गुलर, आपको पता होना चाहिए, आपको जानते हो कि गुलर क्या होता है, गुलर और जामुन के पेड़ लगाए हैं इस एरिया में, बस उन्हीं बर्ड्स के लिए जो कि यहाँ पर आएंगे और इन फ्रूट्स का मतलब समझो तो उनको खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। बस यही एक मकसद है जिसके कारण सरकार टापू पर क्या लगाने वाली है, तो यही लगा रही है, क्या कहा था, गुलर और जामुन के पेड़। आप देख सकते हो। चलो हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट। देखो आप देख सकते हो ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित कहाँ पे है, तो सबसे वेस्टर्न, हमारा वेस्टर्न टिप पे जो बिहार का है एरिया, वेस्टर्न चंपारण, वहाँ पर स्थित है बिहार में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1978, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। एन एरिया ऑफ 8.74 किलोमीटर और 8.74 वर्ग किलोमीटर
इसका क्षेत्रफल है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रिमिटिव वेटलैंड। कहा जाता है कि यह आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि याद रखिएगा, आर्द्र भूमि मतलब वहां पे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे। आप लोग को बच्चों में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो ये फोटो है ये कौन से पेड़ का है बताइएगा। आप लिख के बताइएगा, बोलिएगा नहीं, क्योंकि बोलने पे थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो जाती है। आप लिख के बताना। और आप लोग का हम मैसेज देखते हैं यहाँ पे, जब तक आप टाइप कीजिए। फिर क्या कहा गया है यहाँ पे कि द एरिया ऑफ द सेंचुरी आर स्वाइम फॉरेस्ट, ड्राई रिवरीन फॉरेस्ट एंड खैर सीसो फॉरेस्ट। और यहाँ पे आपको बहुत बड़ी बात क्या है कि यह अभ्यारण्य क्षेत्र में आपको दलदल भूमि मिलेगी, उसके साथ साथ सूखा नदी का जंगल, खैर और सीसो के पेड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे। और उसके साथ साथ इट इज दैट द लोअर गैंगेस प्लेन आर मोस्ट डेसिडियस। और इसका एक कारण यह है भी है कि ये निचला गंगा का मैदान है और यहाँ पे पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे पेड़ जो अपने पत्तों को खो देते हैं समय समय पर, मतलब कि साल में एक बार, तो उसको पर्णपाती कहा जाता है। वो पत्ते खोते हैं, मतलब पत्त के पत्ते ना गिर जाएंगे। तो सही जवाब है ये शीशम का पेड़ है। ध्यान रखिएगा, शीशम का है। तो शीशम का पेड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारे बिहार में, जस्ट बिकॉज कि इसके लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग लकड़ी के सामान बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एकदम स्वीटू का जवाब सही है, रजनी का भी जवाब सही है और नेहा आपका भी जवाब सही है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा शीशम का पेड़ का फोटो है। नेक्स्ट हमारा आता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, ये नेशनल पार्क है। बिहार में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है और वो है वाल्मीकि नगर का नेशनल पार्क। बहुत ही अच्छे से इसको डेवलप किया गया है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया है वाल्मीकि नगर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसको वीटीआर भी कहा जाता है, हिमालय की तराई में बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश की सीमा पर बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 901 किलोमीटर है, उसके अंदर स्थित है। देखो, वाल्मीकि नगर का जो टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वो एक्चुअली 901 किलोमीटर का है और उसी के बीच में टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। ध्यान रखना है इस चीज को, जो कि पूरे पश्चिमी चंपारण जिले के भौगोलिक क्षेत्र का 17.4% है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में चंपारण का बहुत बड़ा, वेस्टर्न चंपारण, ईस्ट वेस्ट चंपारण दो है, एक ईस्टर्न है एक वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न चंपारण तो ऑलरेडी बड़ा है और उस बड़ा होने के साथ साथ वहाँ का 17% जो एरिया है वो कवर होता है किस चीज़ से, फॉरेस्ट से। और वैसे इंडिया में एक रूल है कि हर स्टेट को कम से कम पूरे स्टेट में 16% वन होना चाहिए, तभी वन संपदा से परिष्कृत माना जाएगा। और बिहार की ये बहुत स्थिति है कि यहाँ पे 16% नहीं है, नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है यहाँ पे। लेकिन पूरे बिहार का एक पश्चिमी चंपारण ही वह एरिया है जहाँ पे आपको 16% वन मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या कहता है, कुल वन क्षेत्र के लगभग 901 वर्ग किलोमीटर शामिल है, जिसमें से वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार 880.78 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये जो वाल्मीकि नगर का है वो 880.78 वर्ग किलोमीटर का है और इन पूरे का पूरे जो हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो 901 किलोमीटर है, उसमें 880 को कवर करता है, कौन सा, वीटीआर कवर करता है। उत्तर में संरक्षित सीमा में नेपाल से सटती है, कुछ इसका जो पार्ट है वो नेपाल से भी सटा हुआ है, जबकि भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश वन जीव अभ्यारण्य से को पश्चिम तरफ से काटता है। मतलब कि हमारा जो उत्तर साइड है वहाँ पे आपको नेपाल का वन जीव अभ्यारण्य मिलेगा, पश्चिम साइड में हमारा क्या मिल जाता है, उत्तर प्रदेश का मिल जाता है। तो ये हमारा एक चौहद्दी भी हो गया किसका, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क का, जो कि एस्टेब्लिश्ड कहाँ पे है, वाल्मीकि नगर में स्थित है, जो हमारा कहाँ है, तो चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी आप फोटो देख रहे हैं, ये वाल्मीकि नगर का ही फोटो है, जो आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छे से परिष्कृत बनाया गया है इसको, कहीं ना कहीं से इसको नेचुरलाइज करके रखा गया है, क्योंकि ये मतलब अब नेचुरल ना लगे, ऐसा नहीं लगे कि इसको ह्यूमंस ने बनाया है। इसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ इसको यहाँ पर लोग सब भी ट्रैवल कर सके अच्छे से, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब केज नुमा, मतलब ट्रैवलिंग वेज बनाए गए हैं, मतलब कैस्केट कर रहा हूँ, एक पगडंडी बनाया गया है जिसमें दोनों तरफ से केज लगे हुए हैं कि कोई जो जंगली जीव हैं वो सब यहाँ पर आ नहीं जाए, ऐसा नहीं कि कभी सड़क पे मिल जाए इस जगह पे, इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इसके बारे में क्या कहा गया है कि यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाले जंगली स्तनधारी टाइगर, यहाँ पे शेर टाइगर मिल जाएगा आपको, भालू मिलेगा,
तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, जंगली सुअर इत्यादि मिल जाते हैं। तो देखो ये चीज बनाने के पीछे एक कारण होता है कि देखो जंगली जीव का तो रास्ता होगा कहीं ना कहीं से, और बाय द वे अगर कोई जा रहा है, मनुष्य इधर से जा रहा है और इधर से बाय द वे जंगली सुअर ही चला है, तो वो मनुष्य को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए इस प्रकार से प्रोटेक्ट करके बनाया जाता है। तो हिरन और मृग की बहुत सारी यहाँ पे प्रजातियां पाई जाती हैं, और चीतीदार हिरन मिलते हैं, हॉग हिरन मिल जाएंगे, सांभर मिल जाएंगे, नीले बैल, नीलगाय जिसको कहा जाता है, वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ मदनपुर वन ब्लॉक में बड़ी संख्या में भारतीय उड़ने वाली लोमड़ियों को भी देखा जाता है, जिसको फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। फ्लाइंग फॉक्स एक्चुअली क्या होता है, ये बैट की एक प्रजाति है, आप लोग पता होगा चमगादड़ की एक प्रजाति है, उसको हम लोग फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। वो भी आपको मदनपुर वन ब्लॉक में देखने को मिल जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पक्षियों के 250 से अधिक प्रजातियां हैं, तो बहुत बड़ा मात्रा है। 250 से अधिक प्रकार की यहाँ पे आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएगी। वाल्मीकि नगर का पुराना नाम भैसन लोटा था। अब इस जगह का पुराना नाम क्या था, भैसन लोटा था, लेकिन कुछ वर्ष पहले इसका नाम बदलकर वाल्मीकि नगर कर दिया गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि कहाँ कौन सी जगह का नाम भैसन लोटा पहले था, तो ध्यान रखना है उसका नाम है वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारा द आश्रम ऑफ द वेरी एंशियंट महर्षि वाल्मीकि। देखो यहाँ पे इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, इसको समझिएगा आप लोग। रामायण काल की बात है कि एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि, आप इनको जानते होंगे, उनका आश्रम यहाँ पर था जो कि नेपाल और हिंदुस्तान के बॉर्डर में था, और इसी वजह से इस जगह का नाम वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क भी रखा गया है, जिसको हम लोग वीटीआर भी कहते हैं। और वीटीआर एक्चुअली संरक्षित प्लेस है किन के लिए, तो बाघ के लिए। यहाँ पे बाघ जो होते हैं, वैसे मेन जो बाघ होते हैं जो हिंदुस्तान के फेमस हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं। टाइगर वेस्ट बंगाल के जो होते हैं बंगाल टाइगर्स, वो फेमस है क्योंकि उनके बॉडी पे जो कोट होता है वो थोड़ा डार्कर होता है और साथ साथ में बड़ा कोट होता है। लेकिन जो बिहार के जो वाल्मीकि नगर एरिया में शेर पाए जाते हैं वो भी कम नहीं है। देखो एक्चुअली पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल बिहार तो एक ही प्रांत हुआ करता था, और पहले जंगल संपदा यहाँ पे अच्छी थी, लेकिन समय बीता, धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ पौधे को काटते गए, तो आज कम हुआ है। नहीं तो पहले के ज़माने में देखा जाए, आज से 200 साल पहले आप चले जाओ तो यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो मेन जो हमारे हिंदुस्तान का जो फेमस है टाइगर, वो टाइगर फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल का, लेकिन फिर भी बिहार वाला भी इम्पोर्टेंट है। और वीटीआर संरक्षित क्षेत्र है किन के लिए, तो बाघ के लिए, ध्यान रखिएगा। तो महर्षि वाल्मीकि की बहुत सारी आपने कहानियां भी देखी होंगी जिसमें वो शेर वगैरह को पास में पाल लिया करते थे। तो ये सब पुरानी सब बातें हैं जो हमारे किताबों में लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा है वो है कांवर झील। कांवर झील हमारा स्थित कहाँ है बच्चों, तो ये हमारा बेगूसराय में स्थित है। समस्तीपुर के पश्चिम के एरिया में आपको बेगूसराय जिला है। और इसके बारे में यह कहा गया है कि जिसे स्थानीय मतलब जो लोकल लोग होते हैं यहाँ के, उसको कांवर ताल या कांवर ताल या कांवर ताल भी कहते हैं। देखो ये सब उसका अलग अलग नाम है, अब भ्रंशित नेम है कांवर झील का ही, कांवर झील या कांवर झील। भारतीय राज्य बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की एक उथली झील है। मतलब ये जो झील आपको मिलेगी ये उथली झील है, बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, बहुत चौड़े से एरिया में फैली हुई है, 22 किलोमीटर में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यह झील जिला मुख्यालय बेगूसराय से करीब 22 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, और पटना से देखा जाए तो 100 किलोमीटर की दूरी पे पूरब में है। इस झील के आसपास की वेटलैंड को पक्षी विहार का दर्जा प्राप्त है। बिहार सरकार के वन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इसे पक्षी विहार का दर्जा 1989 में मिला था, और यह देखा जाए तो कुल 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सोच सकते हो 63 वर्ग किलोमीटर, 63 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा का पूरा फैला हुआ है। मतलब आप देख सकते हो ये 63 किलोमीटर है, तो कितना बड़ा सा एरिया में ये। यहाँ जाड़ा में काफ़ी प्रवासी पक्षी आते हैं। देखो जितनी भी बर्ड सेंचुरी आपको बिहार के मिलेंगे, सब में दूसरे कंट्री से ही मैक्सिमम टाइम बर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर जो बर्ड्स आते हैं बहुत सारे, उसमें विदेशी पक्षी जो प्रवास करने यहाँ पे आते हैं। हालांकि हाल के समय में यह झील में पानी की कमी से जूझ रही है, और सरकार योजनाओं को पारित करने के बावजूद उपेक्षा से चलते हुए संकटपूर्ण स्थिति में है। झील पर निर्भर स्थानीय मछुआरे भी इसी कारण संकट में झेल रहे हैं। देखो तो वाटर का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो ढंग से नहीं होता है, और पानी कहीं ना कहीं से हमारे लेयर्स में अंडर वाटर जो मतलब ग्राउंड वाटर होता है वो कहीं ना कहीं से ख़त्म हो रहा है। तो इसीलिए क्या हुआ है कि ये जो हमारा कांवर झील का एरिया ये धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, सूखता जा रहा है।
और कहीं ना कहीं से इसके पीछे भी मनुष्य ही इसका मतलब काउज है, मनुष्य के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी योजनाएं भी बिहार सरकार के द्वारा पारित की गई कि इस एरिया में जो गंडक नदी बहती है उसमें से कुछ जलधाराओं को निकाल के इस एरिया में भी बहाया जाएगा। लेकिन क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है हमारे बिहार में, इस कारण से बहुत चीज़ पारित भी हो जाता है लेकिन वो पेपर पे ही रह जाता है, कभी भी धरातल पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ के जो स्थानीय जो मछुआरे होते हैं वो मतलब वो भी अपनी ज़िंदगी को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से पानी तो सबके लिए ज़रूरत है, चाहे वो बर्ड्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, और उसी चीज़ की कमी को कांवर झील झेल रहा है। तो अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप वहाँ जाकर के घूम सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ के लोकल पीपल्स यहाँ पे फिशिंग करते हैं और वही इनके जीवन यापन का एक जरिया भी बनता है। नेक्स्ट है बच्चों, आप देख सकते हो इसके बारे में, ये है झील के बारे में। और क्या क्या है, झील के नज़दीक ही जयमंगलगढ़ नाम से एक प्रसिद्ध एक मंदिर भी है जो पाल वंश के काल में स्थापित किया जाता है। आप अगर यहाँ जाओगे कांवर झील के पास में तो यहाँ पे जयमंगला मंदिर इसको कहा जाता है, वैसे ये लिखा हुआ है लेकिन जयमंगल नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बारे में ये कहा गया है, ये है जो मंदिर है ये पाल वंश के टाइम में ही बनाया गया था। आप लोग को पता होना चाहिए पाल वंश हमारे बिहार का एक बहुत ही फेमस वंश था, और ये किले के रूप में आप देख सकते हो, ये किला के रूप में है। अब देख लीजिएगा ये फोटो, कभी मौका मिलेगा जो जो लोग यहाँ पर गए हुए हैं तो वो आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट इसके बारे में क्या है आप देख सकते हो। नेक्स्ट दूसरा हम लोग जगह देखते हैं, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। नेक्स्ट है हमारा पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिहार का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि कहाँ स्थित है बच्चों, तो जो राजगीर में, जो कि नालंदा जिले में स्थित है, जो कि कहाँ पर है, भारत में राजगीर के पास में है। तो आप देख सकते हो पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही यह फोटोग्राफ है, और ये हमारा राजगीर का फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो। ये हमारा क्या है, तो रोपवे है जो कि शायद जापान की मदद से इंडिया में बनवाया गया था। तो इसके बारे में क्या क्या है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के एक वन जीव अभ्यारण्य है जो नालंदा जिले के बिहार में स्थित है, और ये नालंदा वन प्रभाग के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हो ये फोटोग्राफ्स वहीं का है। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य, मतलब कि गंगा नदी पर स्थित क्षेत्र का लगभग 50 किलोमीटर वह क्षेत्र है जहां पर डॉल्फिन प्रोटेक्शन के लिए एक अभ्यारण्य बनाया गया है। और इसके बारे में कहा क्या जाता है कि अभ्यारण्य बिहार जिला के भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य के लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में शुरू किया गया था। अब वर्ष कौन से में, 1991 में इसको अनुमति भी दी गई थी। अभ्यारण्य में पाए जाने वाले जो डॉल्फिन हैं उनकी प्रजातियों को वर्ष 2006 में IUCN द्वारा लुप्त प्राय के वर्ग में वर्गीकृत किया गया था। देखो क्या हुआ था कि हमारे बिहार में कुछ लोग ना डॉल्फिन का भी शिकार करने लगे थे बहुत ही फ्रिक्वेंटली। तो इसके लिए क्या किया कि IUCN डॉल्फिन को लुप्त प्राय जीव के रूप में घोषित कर दिया। और जहाँ तक आपको पता होना चाहिए डॉल्फिन जलीय जीव है हमारी बिहार की, और जलीय जीव है, अगर कोई चीज़ राजकीय है तो उसका प्रोटेक्शन करना कहीं ना कहीं से राज्य का कर्तव्य बनता है, और उनके अस्तित्व और पूरा जनसंख्या को सुनिश्चित के लिए गहन उपाय किए गए। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अब इनकी जनसंख्या घट गई तो अब जलीय जीव ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो सकता है बिहार का जलीय जीव बदल के कुछ और कर दिया? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब डॉल्फिन याद रखिएगा बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज है वो, किस चीज़ की, तो मतलब एक्वेटिक एनिमल की। और इसमें आगे क्या कहते हैं कि देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। द स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन फाउंड इन दिस सेंचुरी वे आर क्लासिफाइड एज इंजेंडर्ड बाय IUCN इन द ईयर 2006 एंड इंसेंटिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड रिपॉपुलेशन। देखो सरकार यह मानती है कि उनके सर्वाइवल, उनको ठीक से वो अपने जीवन यापन कर सकें और उनका पॉपुलेशन जो उनकी जनसंख्या है वो भी बढ़ सके। इसके लिए क्या किया है IUCN ने 2006 में विभिन्न प्रकार के नियम को भी पास किए हैं। द पीरियड ऑफ विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी एक्सटेंडेड फ्रॉम कहलगांव इन ईस्ट भागलपुर टू सुल्तानगंज इन वेस्ट। बहुत लंबा सा एरिया है जो कि कहलगांव से लेकर के और सुल्तानगंज तक है, विद अ मल्टीट्यूड ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज विद इन इट। और यहाँ पे ये जो एरिया है इसमें सिर्फ डॉल्फिन ही नहीं बल्कि अन्य भी जीव आपको मिल सकते हैं, जैसे कि एक ऑटर आता है जिसको हम लोग रिवर ऑटर कहते हैं,
उदबिलाव भी कहा जाता है उसको, वो भी आपको इस एरिया में देखने को मिल जाएगा। गैंगेटिक डॉल्फिन इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू इंडिया एज इट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ द कंट्री। और एक बात कही जाती है कि बिहार का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का भी ना ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में आता है, जाना जाता है। और इसीलिए भी डॉल्फिन को प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं से जिस एरिया में पाई जाती है वहाँ के राज्य का भी जिम्मेवारी होती है। फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या कहा गया है कि बिहार में 4 स्पीसीज ऑफ रिवर डॉल्फिन भी पाई जाती हैं, मतलब डॉल्फिन की भी विभिन्न प्रजातियां होती हैं, उसमें से 4 जो महत्वपूर्ण स्पेसी है डॉल्फिन की वो हमारे बिहार में मिल जाएगी आपको देखने के लिए। और साथ साथ में बिहार की तो जलीय जीव है ही, साथ में हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में भी डॉल्फिन को ही माना जाता है। तो अगर आप कभी डॉल्फिन देखे होंगे तो आप बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य। आप देख सकते हो ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो हमारे इंडियन हैं ही नहीं, ध्यान रखिएगा। देख सकते हो कितना स्मार्ट दिख रहा है, तो अगर स्मार्ट है तो स्मार्ट बर्ड्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया, हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते हैं। वैसे हमारे यहाँ के भी बर्ड खूबसूरत होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो इसके सर पे किस प्रकार का कलगी है। अब ये बर्ड का देखिए यहाँ पे कलर कितना अच्छा, ब्लैक के साथ साथ में एक डार्क रेड कलर को यहाँ पे मैप कर दिया गया, कितना खूबसूरत दिख रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य 7019.75 एकड़ में फैला हुआ कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में स्थित है। और यह कहाँ स्थित है हमारा बच्चों, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा बिरौल सब डिवीजन जो कि दरभंगा रीजन में आता है वहां स्थित है। These villages have been declared as Kusheshwar Sthan Bird Sanctuary due to the ecological, geographical, fauna, flora and natural importance of the entire area. देखो यह यहाँ के आसपास कुशेश्वर स्थान के आसपास का जो संपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति, जीव जंतु, पुष्प और यहाँ का जो प्राकृतिक इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसके कारण ही ये कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी को प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया। किसके लिए, तो पक्षी अभ्यारण्य के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं रखा जाएगा तो बिहार के लोग इतने अच्छे अच्छे हैं कि इसी को पका के खाने का सोचने लगेंगे कि भैया दूसरे कंट्री से आया, देख लेते हैं इसका भी टेस्ट कैसा लगता है। अब मुर्गी वगैरह जैसा दिख रहा है इसको ही मुर्गी बना के तल जाएगा। तो इसी चीज़ को बताने के लिए से प्रोटेक्ट बचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया कि इस पूरे एरिया को ही कंजर्व्ड कर दिए कि भाई कंजर्व्ड रहेगा तो तुम यहाँ पे शिकार कर ही नहीं पाओगे, और पकड़े गए तो फिर तो समझ जाओ क्या होगा तुम्हारा। He said that the government has taken several steps in prevent such incident। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स उठाए हैं जिसमें कि वो प्रोटेक्ट कर सके किसको, तो बर्ड सेंचुरी को। दरभंगा इज सिचुएटेड इन द गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ मिथिलांचल इन नॉर्थ बिहार। और माना जाता है कि जो यह एरिया है मिथिलांचल का एरिया है जो कि नॉर्थ बिहार का पार्ट है। द सिटी इज नोन एज आर्ट कल्चर एंड टेक्सटाइल ट्रेडिशन। देखो मैं आपको बताता हूँ, दरभंगा यहाँ की आर्ट जो है पूरे का पूरे, मधुबनी उसी दरभंगा के ही एरिया में आता है, तो मधुबनी आर्ट पूरे को पूरे वर्ल्ड में, इवन कि बकिंगम पैलेस जो इंग्लैंड में स्थित है वहाँ पर भी मधुबनी आर्ट का बहुत बड़ा आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। और वो फोटो मैं शायद अगर यहाँ पर आपको मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है। वैसे मेरे जो चैनल है उसमें थंबनेल में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रिला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा, ब्रिला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब इसके बारे में क्या कहा गया है, इट इज़ लोकेटेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1997, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह बर्ड सेंचुरी देखा जाए तो 1.92 किलोमीटर का ही है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। सोचो तो उसका डायमीटर ही हो जाएगा पूरा का पूरा कितना, 4 किलोमीटर, लेस देन 4 किलोमीटर का है, क्योंकि इसका जो स्क्वायर है 1.92 का है। तो आप इसको समझते चलिए कि ज़्यादा बड़ा एरिया में है नहीं, प्रोटेक्टेड है। और बढ़िया से यहाँ आप देख सकते हो ये जो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है उसका गेट है, यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने वगैरह के लिए। और ये स्थित कहाँ पर है, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। पाटेपुर प्रखंड के अंतर्गत ब्रेला गांव में स्थित यह झील कई जैविक जीवों जैसे प्रगमाइटिस, टीफा, हाइड्रिला, यूक्ट्रेलिया आदि जीव के लिए जीवन रेखा है। अब यहाँ पे जो आपको जलीय जीव मिलेंगे वो पानी के अंदर रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे बर्ड वगैरह नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपको ये विभिन्न प्रकार के जो आप देख सकते हो ये सब एक्चुअली जलीय जीव हैं। और जलीय देखा जाए तो जितने भी क्रीचर्स वगैरह होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ साथ में बहुत सारे तो यहाँ पर पेड़ भी हैं।
नेक्स्ट कहा गया है झील प्रवासी पक्षियों के लिए कुछ 59 प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक घर है। और यहाँ पे क्या माना जाता है कि 59 डिफरेंट प्रकार की आपको यहाँ पे प्रजाति मिल जाएंगी किनकी, बर्ड्स की, और 106 प्रकार का यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। जो कौन कौन से हैं, जिसमें टिल्स, कॉर्मेंट, ईगल, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, पाइड, एग्रेसन, पूनाबिल, पेलिकन, कूट, ग्रिप्स, ग्रीन पैरोट, गुल, लालसर और बहुत सारे अन्य भी शामिल है। अन्य दलदली सतह पर पाए जाने वाले ओक भटेला यहाँ का एक आम था जो स्थानीय रूप से इजरा कहा जाता था। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक आम पाया जाता था जिसका नाम था ओक भटेला, और वो आम पहले समय में पाया जाता था और उसको लोकल में इजरा कहा जाता था, जो अब खत्म हो चुका है। यह आम अब आपको देखने के लिए इस एरिया में नहीं मिलेगा। यह पक्षियों का प्रिय वृक्ष था। अन्य स्थानीय पौधे के साथ साथ लाल कपास भी यहाँ पर बहुत आम था। तो हम लोग अपने एरिया में व्हाइट कपास देखते हैं। तो ये जो बिहार के मतलब एरिया है, कौन सा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, तो वहाँ पे आपको ना लाल कलर का भी कपास मिल जाएगा। कपास मतलब जो कॉटन होता है वो रेड कलर का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे एक आम भी पाया जाता था ओक भटेला, वो भी खत्म हो चुका है। सोचो कैसा मतलब परिस्थिति है कि यहाँ पर कोई ऐसी प्रजाति का आम ही खत्म हो गया जो कि अब कभी मिलता ही नहीं है। देखो दुख की बात है। नेक्स्ट है पाटीपुर ब्लॉक के अंतर्गत ब्रेला गांव में स्थित झील प्रगमेटिस स्टीफा हाइड्रेला इत्यादि में पाए जाते हैं यहाँ पे। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे दोपहर सहित विभिन्न स्थानीय नदियों के माध्यम से बहता पानी अंत में प्रसिद्ध बूढ़ी गंडक में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग नदियाँ भी आपको मिल जाएंगी, छोटी छोटी हैं नदियाँ, जो कि बाद में क्या होता है कि बूढ़ी गंडक में जाके शामिल हो जाती है। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो है मैंने आपको बता दिया है। तो देखो बच्चों, हमारा क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि हमारा यही ब्रीला झील पक्षी अभ्यारण्य लास्ट था, जो बर्ड सेंचुरी बिहार में स्थित है और इम्पोर्टेंट था।